तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 के 10वीं बोर्ड का कुछ गैस किया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी जल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हीरा। हीरा होगा इसका आंसर, हीरा। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी कि शून्य होगी कि कभी ऋणात्मक हो कभी धनात्मक। तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा सवाल देखिए। तीसरा कह रहा है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 2, 3, 4। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होगी, 2। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में, अब अगला पेज पर हम चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है दाढ़ी बनाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल, अवतल, अवतल। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है इसे। अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। माने अवतल दर्पण की फोकस दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो आप पढ़े होंगे F बराबर R/2। देखिए कहीं है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है F बराबर R/2। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आगे समझते हैं। ये क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं हम लोग? तो अभिसारी लेंस जो है किसको कहेंगे? 6 के बी हो जाएगा, बी, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर देखिएगा ध्यान से। नीचे में देखिए, नीचे में देखिए क्या कर रहा है। नीचे में ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो किसका न्यूनतम होता है? तो हम पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है न्यूनतम। तो क्या होगा इसका आंसर? 7 का 7 तो बी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी, बैगनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्या कर रहा है। 8 नंबर में क्या कर रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का कौन सा घटना होगा? 8 नंबर का देखिए तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर देखिए तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबको पता होगा ये ना। इसका क्या होगा आंसर? निर्वात। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये तो सिंपल है। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए तो। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। सिंपल, कितने नियम हैं? 2 नियम है ना। तो हो जाएगा किसका? 10 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पृष्ठ पर चलते हैं। ए 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो जल कह रहा है, एक जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा माने किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो जल विद्युत संयंत्र में कौन सा ऊर्जा होता है? तो क्या होगा? सी। देखिए तो 11 का सी है ना। 11 का सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा ना, स्थितिज ऊर्जा ना।
तब स्थितिज ऊर्जा माने जल जो है बांध से बनाकर जल को संचित किया रहता है, तब उस पर क्या टरबाइन पर दिया जाता है। तो जल में जो स्थितिज ऊर्जा रहता है ना, तब ना गिरता है, तब नीचे मोटर चलता है, तब वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर सवाल पर। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सो 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती किस ऊर्जा में बदलता है। 12 नंबर सवाल देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो जलता हुआ मोमबत्ती किस ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल का क्या कर रहा है, सो देखिए यहाँ ध्यान से। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि एक विद्युत सेल द्वारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक की तुलना में हो जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। 13 नंबर सवाल पढ़िए एक बार। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर क्या, 13 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, विद्युत वाहक की तुलना में क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा बी होगा आंसर, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम 14 नंबर सवाल पर चलते हैं, अगला पृष्ठ पर चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम 14 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है। सो क्या कह रहा है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर तक किस क्रम में जोड़ेंगे हम लोग, प्रतिरोधों का अगर मान बढ़ाना हो तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षर का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षर का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, नरम लोहा का। ठीक है, नरम लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षर का उपयोग करेंगे हम लोग, नरम लोहा का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल पर क्या करा है, 16 नंबर देखिएगा ध्यान से। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख लीजिए नाभिकीय संलयन। क्या होगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय संलयन। चलिए ठीक है, 16 हो गया। अब हम चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्या कह रहा है, सो देखिए तो कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है। सौर ऊर्जा को हमको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो उसके लिए कौन सा युक्ति, कौन सा मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिएगा सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल, सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर में 18 नंबर सवाल पूछ क्या रहा है, सो देखिए 18 नंबर कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। ठीक है, 12 से, सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का सी, 12 से 14 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो गया। चलिए अब 19 देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल है। 19 नंबर सवाल देखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, माने बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है ना, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। चलिए 19 हो गया। अब चलते हैं 20 नंबर सवाल पर हम। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर ऊपर में देखिए क्या कह रहा है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, देख लीजिए क्या होगा इसका ऑप्शन, प्रत्यावर्ती धारा। 20 का ए होगा, 20 का क्या हो जाएगा, ए, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है, तो इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एसी। चलिए अब हम 21 नंबर सवाल पर चलते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है इसे, 21 नंबर सवाल देखिए तो ध्यान से, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण किस में असंभव है, 21 नंबर सवाल देखिएगा, तो किस में होगा, निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं ना होगा, तो याद रखिएगा, तो 21 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का बी, वर्ण विक्षेपण असंभव है कहाँ, निर्वात में। चलिए अब आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 नंबर क्या कर रहा है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को क्या कर देता है, मोड़ देता है।
किधर मोड़ेगा? 22 का क्या हो जाएगा? आधार की ओर। किधर मुड़ेगा? आधार की ओर। किधर जाएगा? आधार की ओर। ठीक है, चलिए अब हम 23 नंबर सवाल चलते हैं। 23 नंबर अगला पृष्ठ पर चलते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। किस प्रकार का विक्रिया? यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। 23 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है ना। जिंक अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन इधर आकर देखते रहे तो जिंक ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन का संयोग होना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण इसमें ऑप्शन में चारों में से नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए ऑप्शन डी को, तो इस डी देखिए, डी ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या होता है? उपचयन। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खाने वाला सोडा, जिसको हमको बेकिंग सोडा कहते हैं ना, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं, या इसी को पाक सोडा भी कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? खाने वाला सोडा क्या होगा? याद रखिएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं 25 नंबर सवाल पर। चलिए 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कमरे के ताप पर एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु हो जाएगा? सिंपल, सबको पता है, पारा। इसी का संकेत क्या होता है? Hg। इसी को मरकरी भी कहते हैं। चलिए हो गया, 25 हो गया। अब हम चलते हैं 26 पर। 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होगा? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, जितने भी नोबेल गैस होते हैं, जिसको हम अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, सबको सब शून्य वर्ग में रखा गया है ना। 18वां वर्ग को ही हम लोग शून्य वर्ग कहा जाता है। तो इसमें देखिए अक्रिय गैस कौन होगा? हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन नहीं है। तो ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में हीलियम, जो कि एक प्रकार का कैसा गैस है? अक्रिय गैस है, जिसको हम कौन समूह में रखेंगे? शून्य समूह में रखेंगे। 26 हो गया। अब हम चलते हैं अगला पृष्ठ पर। अब 27 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। 17 नंबर क्या करा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या करा है ऐसे। सोडियम कार्बोनेट के 27 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? सोडियम फिर से सवाल पढ़िएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? तो 27 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? इसको देख लीजिएगा आप, इसका आंसर सही से नहीं मिला है, देख लीजिएगा आप खुद से, ठीक ना, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देख लीजिएगा आप। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होगा इसमें? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसमें, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? 28 का बी हो जाएगा आंसर। अब आगे चलते हैं 29 नंबर सवाल पर। गंधक, इसको हम सल्फर कहते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है? गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सही लग रहा है कि डी होगा इसका आंसर, 16 होता है। ठीक है, तो गंधक की परमाणु, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। चलिए 30 नंबर सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है कि अविलय होता है कि विलय होता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए ऑप्शन बी और सी को देखिए, ये दोनों में से देखिए आयनित होता है कि विलय होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, आयनित होता है। ठीक है, आयनित होता है। चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर सवाल पर। अब देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, कह रहा है अधिकतर धातुएं के गैस ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुएं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि उदासीन होते हैं? ध्यान रखिएगा, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं।
चलिए ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 32 का। सोने में ई हो जाएगा ना, कॉपर। कॉपर या फिर चांदी मिलाया जाता है, तो चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो कॉपर है, तो कॉपर का टिक मारेगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर हो गया। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब आप 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 33 नंबर सवाल देखिएगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किया है तो बनाया है AgCl, जो कि अवक्षेप के रूप में बनाया है सिल्वर क्लोराइड और प्लस NaNO3 माने सोडियम नाइट्रेट। किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन या इसी को एकल विस्थापन। ऑप्शन ए में देखिए, बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है द्विविस्थापन, ऑप्शन डी में है वियोजन। तो क्या होगा, विस्थापन नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, वियोजन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी देखिए क्या लिखा है, द्विविस्थापन, तो सी हो जाएगा द्विविस्थापन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, सिलिकॉन क्या है, धातु है क्या, धातु है कि उपधातु है। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा, एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। चलिए अब आते हैं 35 नंबर सवाल पे। क्या करा है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं। जिनका जो बाहरी सेल होता है पूर्ण भरा होता है उसको क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा उसको हम उत्कृष्ट गैस कहेंगे। उत्कृष्ट गैस है ना, तो डी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम 36 नंबर सवाल पर चलते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, 36 नंबर सवाल देखिएगा, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, अब कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिए हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। तो ऑप्शन ए देखिए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला पृष्ठ पर चलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऊपर में देखिए, ऊपर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ना, CaCO3। तो याद रखिएगा खड़िया का सूत्र क्या होता है, CaCO3। अब चलते हैं 37 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड क्या कौन होगा इसमें, 37 नंबर सवाल देखिएगा। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन होता है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब 38 में चलते हैं। कह रहा है 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। कौन होगा एल्काइन, एल्काइन मतलब फार्मूला सुनिए, CnH2n-2। इसका मतलब सब ऑप्शन तीनों चेक कीजिए, चारों चेक के पहले BCD को चेक कीजिए। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -2 मैंने 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा हाइड्रोजन भी। तो 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, और 39 पर चलते हैं। ये थोड़ा देखिएगा 39 नंबर, CH3OC2H5 का आईपीए का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, तो मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 39 हो गया, अगला पृष्ठ पर चलते हैं। चलिए 40 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। तो 40 नंबर क्या कह रहा है, सो ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कौन होगा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला, कौन सा इसमें होगा, प्रोपेनॉल होगा, इथेनॉइक अम्ल होगा कि एथेनॉल होगा। तो याद रखिएगा 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। चलिए 41 नंबर देखिए, 41 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH प्लस जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकाइट बनाएगा। अब सोडियम जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, सोडियम जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2 प्लस, देखिए ये होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोवन सोडा जिसको बोलते हैं या वाशिंग सोडा बोलते हैं। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका माने 10 होता है, देखिए क्या ऑप्शन ए, 42 का ए। ठीक है, चलिए अब हम 43 नंबर सवाल पर चलते हैं, अगला पृष्ठ पर।
देखिए 43 नंबर सवाल क्या करा है, अम्लराज में सांद्र नाइट्रिक अम्ल माने HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले क्या पूछा है, नाइट्रिक अम्ल, पहले नाइट्रिक अम्ल पूछा है और बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा है। तो आपको ट्रिक बताए थे एक बार कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसमें 3 है तो इसमें ये 3 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले 1 पूछा है बाद में 3 होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है, 1:3। 43 का ये आंसर हो जाएगा। 44 देखिएगा, कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, सबको पता होना चाहिए कि क्या होगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है, अभिकारक कहलाएगा। अब आगे देखिए 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, और अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा इसमें, अम्लीय ऑक्साइड कौन अधातु खोजिए, इसमें कौन होगा, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए 46 देखिए, 46 क्या कर रहा है, 46 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करेगा कौन, अम्लीय क्षार, ऑप्शन ए या बी, तो याद रखिएगा क्षार, क्या होगा आंसर, क्षार। लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। चलिए अब हम 47 नंबर पर चलते हैं। चलिए 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सो देखिए क्या रहा है। 47 नंबर देखिएगा, कह रहा है स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना हो जाता है, तो 7 से 7.8, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक जल में विलय है, जल में विलय है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जल में विलय कौन होगा इसमें, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जल में क्या है, विलय होता है। अब आगे चलते हैं। 49 देखिएगा, अमलगम, अमलगम किसको बोलते हैं, जिस अगर मिश्र धातु अगर बनाएंगे तो उसमें अगर एगो धातु क्या होगा, अगर मरकरी होगा तो वो क्या कहलाएगा, अमलगम। देख लीजिए इसमें मरकरी खोजिए, मरकरी का संकेत क्या होता है, Hg, तो 49 का क्या हो जाएगा, मरकरी है ना इसमें, क्या होगा ये ना, इसमें मरकरी माने Hg है। तो चलिए अब ठीक है, 50 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्या कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है, सो कह रहा है 50 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, माने जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित करने वाला कौन होगा इसमें से, माने जिंक से अधिक अभिक्रियाशील धातु ही होगा, तो क्या होगा इसमें, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का एल्युमिनियम हो जाएगा, डी, 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है 50 क्वेश्चन का, थोड़ा इसे देख लेंगे तो फाइनल एग्जाम में तैयारी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। इसका अगला पार्ट फिर कभी हम डाल देंगे 2 दिन या 3 दिन के बाद, फिलहाल आप इसे एक बार देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन हो गया, फिर अगला 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक।